Assalamu alaikum students. How are you and what are you doing? What are your activities right now? It's a very long vacations right now. If you don't get me, अगर आवाज़ नहीं आ रही, if you don't get the theory lecture, then just give a note on the chat. ठीक है, चैट पे आप उसमें मैसेज कीजिए so that ये पता हो कि आप लोगों को अब मेरी आवाज़ आ रही है. You can receive the lecture. ठीक है. Now, this week we have started pulmonary system, the respiration. पहले दो लेक्चर डॉक्टर अफशीन ने लिए आपके साथ. Now I'm going to continue it by discussing the pulmonary circulation. Circulation जैसे हमने पहले पढ़ा है पूरा चैप्टर, हमने उसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं डिस्कस की थी. जो जितने भी टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द बॉडी, सेरेब्रल सर्कुलेशन है, कोरोनरी सर्कुलेशन तो हमने उसके साथ ही डिस्कस कर ली थी, पल्मोनरी है, रीनल है दूसरी. तो जैसे जैसे हम सिस्टम्स करते जाएंगे उसके साथ ही हम उनकी सर्कुलेशन भी डिस्कस करते जाएंगे. सो एज फार एज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसर्न, तो उसमें मेनली जो लंग सर्कुलेशन है दैट दैट वी कॉल इट एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक. अब लंग्स के अंदर दो टाइप की सर्कुलेशन हो रही होती है. एक तो वो जो कि उसके टिश्यू को सप्लाई हो रही है, और एक वो सर्कुलेशन जो कि उसमें से पास ऑन हो रही है टू बी ऑक्सीजनेटेड. तो जो उसको सप्लाई हो रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो उसके डिफरेंट टिश्यूज़ को सप्लाई हो रहा है, डिफरेंट अंदर वेसल्स को सप्लाई हो रहा है, इंटरस्टिशियम को सप्लाई हो रहा है. तो उसमें वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि उसने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है टू मेक द टिश्यू वर्क. ठीक. वो होता है हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन. हाई प्रेशर आ रहा था सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू. ठीक है. और उसमें जो है जो अमाउंट होता है ब्लड का वो उसमें कंपैरेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन इट. और ये आता है थ्रू ब्रोंकियल आर्टरीज. ब्रोंकियल आर्टरीज आ रही होती हैं सर्कुलेशन के थ्रू, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से. ब्रोंकियल आर्टरी आके सप्लाई करती हैं ट्रेकिया को, ब्रोंकियल ट्री को. सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द लंग, सपोर्टिंग टिश्यू होता है कि जो कि वहाँ पे एल्वेलाई और जो कैपिलरीज द वेसल्स पड़ी हैं अंदर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पड़े हैं, उनके दरमियान में जो टिश्यू पड़ा हुआ है उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको एंकर कर रहा है उनकी अपनी प्रॉपर जगह पे. सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द लंग्स होता है, वो सारा कनेक्टिव टिश्यू होता है. एंड एडवेंटिशिया ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड द वेन्स. एडवेंटिशिया तो जो आउटर कवरिंग होती है वेसल्स की, आर्टरीज और वेन्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम एडवेंटिशिया कहते हैं. तो उसमें एक टाइप ऑफ सर्कुलेशन आ रही है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्रोंकियल आर्टरी के थ्रू आ रहा है और वो आके सप्लाई कर रहा है ट्रेकिया को, ब्रोंकिया को, ब्रोंक्यूल्स को, टर्मिनल वेसल्स को, एडवेंटिशिया को, और जो सपोर्टिंग टिश्यू है उन सबको. ठीक है. और ये प्रेशर जो है ना ऑब्वियसली लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द एओर्टिक प्रेशर, क्योंकि एओर्टा से ब्लड आ रहा है वो ब्रांचेस में आके फर्दर मोर एंड मोर ब्रांचेस में वो सर्कुलेट कर रहा है. तो सक्सेसिवली जिस जिस ब्रांच में जा रहा है वहाँ पर उसका ब्लड प्रेशर लो होता चला जाता है एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक. अब दूसरी टाइप की सर्कुलेशन क्या होती है? लो प्रेशर सर्कुलेशन होती है, हाई फ्लो, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है. अब उसमें क्या आ रहा होता है, सारा जो वीनस ब्लड आ रहा है बॉडी से थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में एंटर हो रहा है. इसमें सारा वीनस ब्लड है क्योंकि इसने ऑक्सीजनेट होना है. ठीक है. तो इट सप्लाइज द वीनस ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी टू पल्मोनरी कैपिलरीज फॉर ऑक्सीजनेशन. सो ये दो टाइप के डिफरेंट ब्लड जो होते हैं वो लंग्स में पास ऑन हो रहे होते हैं. ठीक है. So, दो टाइप की सर्कुलेशन है, एक हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रोंकियल आर्टरी से आ रहा है. लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन होती है जो कि वीनस ब्लड आ रहा है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और जाके पल्मोनरी कैपिलरीज पे की तरफ जाता है ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए वहाँ पर. और मेन जो है आर्टरीज जो जा रही हैं, पल्मोनरी आर्टरी आती है राइट वेंट्रिकल से, लंग्स में एंटर होती है, यहाँ पे वो सारे लंग्स को सप्लाई करती है, वहाँ पे ब्लड जो है ऑक्सीजनेट होता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है. ठीक.
Now, next we come to the physiological anatomy of the pulmonary circulatory system. यानी जो pulmonary circulatory system के different जो anatomical parts हैं उनके functions क्या हैं. अब उसमें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को. एक तो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं, दूसरी ब्रोंकियल वेसल्स होती हैं और तीसरे लिम्फेटिक्स होती हैं. ठीक. तो जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं वो जैसे पल्मोनरी आर्टरी विच लीव्स द राइट वेंट्रिकल, जैसे ही राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है थोड़े से डिस्टेंस पे जाके वो दो में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड द लेफ्ट ब्रांचेस. तो और जाके वो सप्लाई कर देती हैं राइट एंड द लेफ्ट लंग्स को. और ये जो वेसल्स होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं, शॉर्ट होती हैं और उनका डायमीटर बड़ा होता है और दे आर इलास्टिक होती है, ज़रा वो दे आर मोर डिस्टेंसिबल, यानी वो डिस्टेंड हो सकती हैं. उसकी वजह से होता ये है कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो दे कैन अकोमोडेट मोर एंड मोर ब्लड इन दैम. ठीक. यानी उनकी कंप्लाइंस ज़्यादा होती है. कंप्लाइंस इस हद तक ज़्यादा होती है कि फॉर ईच मिलीमीटर ऑफ मर्करी राइज इन प्रेशर 7 मिलीलीटर ऑफ ब्लड वो ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं. ठीक है. लार्ज कंप्लाइंस का फ़ायदा क्या होता है? इट हेल्प्स टू अकोमोडेट स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ राइट वेंट्रिकल. कि जितनी कंप्लाइंस ज़्यादा होती है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा भी आ रहा होता है तो वो उस ब्लड को अकोमोडेट कर सकता है. सो पल्मोनरी वेसल्स जो होती हैं वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, राइट लेफ्ट में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट लंग्स को चली जाती है. थिन वॉल्ड होती हैं, ये शॉर्टर इन लेंथ होती है और डिस्टेंसिबल होती है, इलास्टिक होती हैं, इनकी कंप्लाइंस ज़्यादा होती है क्योंकि ये ज़्यादा ब्लड अकोमोडेट कर सकती है. वो इसलिए हेल्प करता है कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल तो उसको अकोमोडेट कर सके विदाउट एनी डैमेज टू द टिश्यूज़. फिर होती है पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स के दे आर आल्सो शॉर्ट एंड एम्प्टी द इफ्लुएंट ब्लड के जो ब्लड लंग्स में से ऑक्सीजनेट होकर निकल रहा है. ठीक है. अब ये इफ्लुएंट ब्लड जो होता है ना ये जाके डिफरेंट वेसल्स से, वो वेसल्स जो डिवाइड हुई हुई हैं वो दोबारा जुड़नी शुरू हो जाती है, दे कोएलेस और जॉइन करके और वो बना देती हैं पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन जो है ना वो एंटर हो जाती है इनटू लेफ्ट एट्रियम. So this is how pulmonary vessels they supply the circulatory system. फिर आ जाती हैं ब्रोंकियल वेसल्स. ब्रोंकियल वेसल्स जो होती हैं ना वो आ रही होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन से. एओर्टा के आगे फर्दर ब्रांचेस और वो जाके ब्रोंकियल आर्टरीज बनाती हैं और दे कंटेन द 1 to 2% ऑफ द कार्डिक आउटपुट. उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टू सप्लाई द कनेक्टिव टिश्यू, सेप्टा और ब्रोंकाई वगैरह को सबको सप्लाई करता है. इट एम्प्टीज इनटू पल्मोनरी वेन. ये भी ब्लड जो है ना सारा सप्लाई करने के बाद पल्मोनरी वेन में एंटर होगा जो कि जाके लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है 1 to 2% कार्डिक, उसकी आउटपुट भी 1 to 2% ज़्यादा होती है राइट से. ज़ाहिर ऑब्वियसली राइट पे प्रेशर कम होता है और लेफ्ट पे प्रेशर ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी लेफ्ट पे ज़्यादा होता है. इसकी वजह से उसकी कार्डिक आउटपुट लेफ्ट साइड की 1 to 2% ज़्यादा होती है. ठीक है. तीसरी टाइप की जो है इसमें पल्मोनरी कंपोनेंट है सर्कुलेशन का वो है लिम्फेटिक्स. लिम्फेटिक्स हमने पहले भी पढ़ा है, वो फ्लो करता है इन बिटवीन द टिश्यूज. ठीक है. दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द लंग. और ये प्रेजेंट अब लंग्स में ये सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर सारी लिम्फेटिक्स पड़ी हुई हैं और वो शुरू कहाँ से हो रही है? जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं. ब्रोंक्यूल्स जाके डिवाइड एंड रीडिवाइड होके जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर जाके ये वहाँ से स्टार्ट होते हैं और वहाँ से उन्हीं को फॉलो करते करते ये हाइलम ऑफ द लंग्स से चले जाते हैं. हाइलम वो होता है जहाँ से सारी वेसल्स वगैरह लंग्स के अंदर एंटर होनी है. आर्टरीज, वेन्स एंड द नर्व्स जो जहाँ जिस पोर्शन से लंग्स में एंटर होती हैं वहाँ को एंटर एंड लीव द लंग, वो उसको कहते हैं हाइलम. तो ये जो लिम्फेटिक्स होती हैं ये सारी जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अराउंड टिश्यू में से स्टार्ट होती हैं और दे मूव टुवर्ड्स द हाइलम और वहाँ से जाके वो डक्ट के थ्रू लिम्फेटिक डक्ट्स में ड्रेन हो जाती हैं. ठीक है. उसके बाद जाते हैं उनका काम क्या है. लिम्फेटिक्स करते हैं एक तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ना उनको रिमूव करते हैं वहाँ से और दूसरे जो कि ऐसा मटेरियल विच इज़ डेंजरस या कोई इन्फेक्टिव मटेरियल है जो कि उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द पल्मोनरी एडिमा. ठीक है. एंटर इनटू द पल्मोनरी एल्वुलस सो दैट कि पल्मोनरी एडिमा ना करे. ठीक है. लिम्फेटिक्स क्या है?
वो सारे टिश्यूज़ में होती हैं, वो दे गोज़ टुवर्ड्स द हाइलम और वो अपने साथ लेकर जाती हैं प्लाज्मा, एक्सेसिव प्लाज्मा प्रोटीन को वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होने देती। और दूसरी बात ये है कि वो जो डैमेजिंग मटेरियल होता है उसको भी लंग्स में से क्लियर ऑफ कर देती हैं, ताकि जब वहाँ पे लंग्स में पल्मोनरी एडिमा ना डेवलप हो ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द अदर मटेरियल। ठीक है, सो 3 कंपोनेंट्स हो गए, पल्मोनरी वेसल्स हो गई, ब्रोंकियल वेसल्स हो गई, लिम्फेटिक्स हो गई। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन की कंपोनेंट्स हैं। अब ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर प्रेशर की वेरिएशंस क्या हैं। प्रेशर पल्स कर्व इन द राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी इन कंपैरिजन टू एओर्टिक प्रेशर। ये आप देखिए कि ये नेक्स्ट जो है ये ग्राफ है जिसमें आप 3 टाइप के पैटर्न्स हैं प्रेशर कर्व्स के। एक सबसे ऊपर एओर्टिक प्रेशर कर्व है और नीचे 2 प्रेशर कर्व्स हैं जो कि जिसमें के एक जो आपको रेड में नज़र आ रहा है दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी कर्व, और जो ब्लैक में नज़र आ रहा है वो है राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें देखिए जो पीक आ रही है रेड की, वो आ रही है, अगर आप वाई एक्सिस पर देखिए तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो 25 मिलीमीटर तक ये राइज करे, यानी पल्मोनरी आर्टरी का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 25 मिलीमीटर तक होता है और रेड का जो बॉटम जो है वो 8 पे कंसाइड कर रहा है उधर वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है कि इसका डायस्टोलिक प्रेशर जो है इस 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, जो कि ब्लैक में है। ब्लैक में देखिए कि जो निचला है प्रेशर वो तकरीबन 0 to 1 के दरमियान है और ऊपर जो है ये ओवरलैप हो गया है बाय द अपर लिमिट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका प्रेशर भी 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, यानी राइट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और उसका डायस्टोलिक प्रेशर 0 to 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अब ऊपर वाला जो है जो बड़ा ग्राफ है एओर्टिक प्रेशर का, उसमें देखिए कि जो पीक है वो सिस्टोलिक प्रेशर को शो कर रही है और दैट इज़ अप टू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और बॉटम जो है वो दैट इज़ अप टू 75 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो यही बात यहाँ पे हम डिस्कस करें कि प्रेशर कर्व्स ये कंपैरिजन है उन ब्लड वेसल्स के प्रेशर्स का इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द व्हिच आर रिलेटेड टू द पल्मोनरी प्रेशर। ठीक, राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर जो कि रेड में हमने निचला कर्व देखा था 25 मिलीमीटर मर्करी, उसका सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 0 to 1 मिलीमीटर मर्करी। पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर 25 मिलीमीटर मर्करी है और 8 मिलीमीटर मर्करी जो निचला जो है रेड वाला, और पल्मोनरी आर्टरी और उसका मीन प्रेशर होता है 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और मीन पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ये हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, सो मेनली ये दिस represents the systolic and the diastolic pressures of the in the different pulmonary circulatory channels. अब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो कि आप पिछले देखिए ये जो है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज मेजर्ड। अब उसको हम मेजर कैसे करते हैं कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो राइट एट्रियम के मुकाबले में थोड़ा पोस्टीरियरली पड़ा होता है, थोड़ा पीछे उसकी छुपा होता है, सो उसको डायरेक्टली हम कैथेटर पास करके तो हम उसका प्रेशर नहीं नोट कर सकते जैसे हम राइट एट्रियम का कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि राइट एट्रियम के थ्रू हम कैथेटर पास करते हैं, वो कैथेटर राइट वेंट्रिकल में जाती है, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी वेन आर्टरी निकल रही है वहाँ से जो लंग्स में जा रही है उसके साथ साथ ये कैथेटर पास होती जाती है, और जैसे जैसे ब्रांचेस होती जाती हैं तो कैथेटर जो है जाके एंड में जो स्मॉलेस्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वहाँ जाके अंदर स्टक कर जाती है वेज की शक्ल में, और वहाँ से जो जितना प्रेशर वहाँ होता है उस प्रेशर को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं थ्रू दिस कैथेटर जो कि अटैच होती है टू द बैरोमीटर, तो उससे हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। चूँकि ये वहाँ पर जाके वेज हो जाती है कैथेटर, इसलिए इस प्रेशर को हम कह देते हैं वेज प्रेशर। अब ये जो प्रेशर होता है इट इज़ ऑलवेज 2 to 3 मिलीमीटर मोर देन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, क्योंकि यहाँ से ब्लड निकल के लेफ्ट एट्रियम में जाना है। तो अगर लेफ्ट एट्रियम में उधर ब्लड ज़्यादा हो जाए तो फिर पीछे ये इसका भी प्रेशर जो है विद इन द पल्मोनरी आर्टरी जो वेज प्रेशर होता है ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है कि जब ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या लेफ्ट हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हमने चूँकि प्रेशर मेजर करना होता है टू गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो उसके लिए हम ये कैथेटराइजेशन का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं डिटर्मिन द वेज प्रेशर। इसी के रेलेवेंस से हमें पता चल जाता है कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में उसकी प्रेशर चेंजेस देखने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अब ये देखें कि ये जो है एक
ग्राफ है विच रिप्रेजेंट्स द प्रेशर इन द डिफरेंट वेसल्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब द रेड कर्व डिनोट्स द आर्टीरियल पल्सेशन। अब ये जो रेड जो नज़र आ रही है ये आर्टीरियल पल्सेशन है। आर्टीरियल पल्सेशन जो है ना वो ज़्यादा आर्टरी में नज़र आएंगी। तो पल्मोनरी आर्टरी में ये आपको तीनों नज़र आ रही हैं। अब इसमें तीन आप देखिए कि वाई एक्सिस पे जहाँ पे ये वेव्स आ रही हैं, इसमें डी एम और एस है। एस मीन सिस्टोलिक और मी एम फॉर मीन प्रेशर जो है, और डी फॉर डायस्टोलिक। क्योंकि आर्टरीज में ही तीन डिफरेंट प्रेशर होते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जैसे आप वाई एक्सिस पे देख रहे हैं। और जिसका मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और जो इसका डायस्टोलिक है वो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। जबकि पल्मोनरी कैपिलरीज में अगर आप देखिए तो चूंकि इसमें पल्सेशंस नहीं होती तो एक ही प्रेशर होता है, और वो है दैट इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर होता है इन सबसे कम होता है, दैट इज बिटवीन 4 to 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इसका प्रेशर है। सो ये जो है ग्राफ ये शो कर रहा है डिफरेंट जो चैनल्स हैं, डिफरेंट जो एरियाज हैं पल्मोनरी सिस्टम के, वहाँ पर प्रेशर चेंजेस क्या हैं। ठीक है, अब लंग्स में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें लंग वॉल्यूम्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, ऑन दी होल लंग में कितना वॉल्यूम जा रहा है, 450 ml जाता है लंग्स में, विच इज़ 9% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम हमारा होता है 5 लीटर्स। ठीक है, तो उसका 450 ml जो है वो जाता है लंग्स में, और उसमें से 70 मिलीलीटर जो है ब्लड ये लंग के कैपिलरीज में चला जाता है, रेस्ट लंग के डिफरेंट टिश्यूज में जाता है। लंग्स जो होते हैं ना दे कैन सर्व एज अ रेजर्वोयर होते हैं जहाँ पे ब्लड कूलिंग हो सकती है, जहाँ ब्लड जमा हो सकते हैं, जो कि वो पोर्शन जहाँ पे ब्लड अकोमोडेट हो सकता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो वो उन एरियाज़ में ब्लड प्रेशर जो है ना वो जो रेज वॉल्यूम है या रेज प्रेशर है वो अकोमोडेट हो जाता है। अब इतना अकोमोडेट हो जाता है कि अगर अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए लंग्स में तो कार्डिक आउटपुट का हाफ अकोमोडेट करता है, और अगर डायलिटेशन हो जाए इन कैपिलरीज की विद इन द लंग्स तो वो इतनी ज़्यादा होता है कि वो डबल द वॉल्यूम ऑफ कार्डिक आउटपुट को भी अकोमोडेट कर देता है विदाउट गिविंग एनी डिजास्टर्स चेंजेस और या वो कोई डैमेजेस टू द टिश्यू। ठीक है, बगैर टिश्यू डैमेज किए वो डबल द वॉल्यूम ऑफ द कार्डिक आउटपुट को भी अकोमोडेट कर लेता है अपने अंदर। अब लेफ्ट हार्ट फेलियर, माइटल स्टेनोसिस, माइटल रिगर्जिटेशन, ये वो तीन चीज़ें हैं। लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एट्रियो वेंट्रिकल जो है ना वो फेलियर में चले गए हैं, नॉन फंक्शनिंग हो गए। या माइटल स्टेनोसिस है, माइटल वेल्व जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे पड़ा होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। अगर उसका स्टेनोसिस हो गया यानी वो खुल ही नहीं रहा और वो कंट्रैक्टेड फेस में है, या रिगर्जिटेशन है या इनकम्पिटेंट हो गया है और उससे ब्लड ऊपर नीचे कर रहा है फ्लो, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। उससे होता ये है कि जो ब्लड है वो डैम अप हो जाता है इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब चला जाता है तो इंक्रीज कर देता है पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम, और जब पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है तो वहाँ से ये अकोमोडेट कर सकता है कार्डिक आउटपुट। 9% पे नॉर्मली होता है, तो ये 100% तक भी अकोमोडेट कर लेता है। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि वो डैमेज करना शुरू हो जाता है पल्मोनरी कैपिलरीज को, और वो जब डैमेज होता है पल्मोनरी कैपिलरीज को तो फ्लूइड उससे एक्सूड आउट हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा इज अ डेंजरस एंड डिजास्टर्स सिचुएशन। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है ना दैट इज 450 ml नॉर्मली, जो कि 9% है कार्डिक आउटपुट का। उसमें 70 मिलीलीटर कैपिलरीज में चला जाता है। उसकी कैपिलरीज जो कि लंग्स की एक्सपैंड हो सकती हैं और उसकी सारी वेसल्स एक्सपैंड हो सकती हैं और कंस्ट्रिक्ट भी कर जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये हाफ द कार्डिक आउटपुट तक भी चला जाता है और डबल द कार्डिक आउटपुट भी चला जाता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर के केस में होता है क्योंकि आगे हार्ट फंक्शनिंग नहीं होता, ब्लड आगे पंप नहीं कर रहा होता वो, तो पीछे जो लंग्स होते हैं उनमें ब्लड जो है वो ज़्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है क्योंकि वहीं पे कूल होना शुरू हो जाता है ब्लड, और वो ऑलमोस्ट पूरे का पूरा कार्डिक आउटपुट यानी 100% ऑफ द कार्डिक आउटपुट को भी अकोमोडेट कर लेता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं उसकी वॉल्स, और वहाँ से फ्लूइड एक्सूड आउट होना शुरू हो जाता है इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग, और वो जो एक्सूड आउट होता है वो कर देता है पल्मोनरी एडिमा, जो कि लीथल होता है फॉर द लाइफ। ठीक है, अब जो उसका मैकेनिक्स क्या है, ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स, के लंग्स में किस तरह ब्लड फ्लो होता है।
blood flow through the lungs is equal to the cardiac output. अमोन जितना cardiac output from the left from the right ventricle आता है उतना ही lungs में accommodate हो जाता है, ठीक है. For adequate aeration of the blood, अब जाहिर है blood जा किस लिए रहा है lungs में, proper oxygenation के लिए, proper aeration के लिए and removal of the carbon dioxide के लिए, यानी ताज़ा हवा उसमें शामिल हो जाए. The blood should be distributed to the area where alveoli are best oxygenated. It is achieved by the following. होता क्या है, अब सारे ब्लड सारे लंग्स में इक्वली तो नहीं है ब्लड सप्लाई हो रही है और इक्वल नंबर ऑफ एल्वेलाई भी नहीं होते सारे पोर्शन ऑफ द लंग्स में. सो मकसद हमारा ये होता है कि जो ब्लड है वो उन एरियाज ऑफ द लंग्स में जाए जहाँ पे एल्वेलाई आर बेस्ट इन नंबर एंड आर बेस्ट फंक्शनिंग. अब वो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिक्रीज्ड एल्वेलर ऑक्सीजन रिड्यूसेस लोकल एल्वेलर ब्लड फ्लो बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन. अब जिस एरिया में ऑक्सीजन लेवल कम होता है लंग्स में वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है. अब वेसोकंस्ट्रिक्शन होकर ब्लड उधर नहीं जाता तो बल्कि ब्लड डाइवर्ट हो जाता है उन एल्वेलाई की तरफ जिनमें के ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है जो कि वेल वेंटिलेटेड होते हैं, ठीक है. वेसोकंस्ट्रिक्शन उन एरियाज में होती है जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 70% रह जाती है यानी और उसका प्रेशर 73 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. अब वेसोकंस्ट्रिक्शन होती कैसे है कि वो एरियाज जहाँ पे अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वहाँ की जो वेसल्स हैं उनकी एपिथेलियल लाइनिंग से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस होता है, ठीक है. उस वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस ने जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देनी है उन एरियाज में ताकि ब्लड डाइवर्ट हो जाए दूसरे एरियाज ऑफ द लंग्स में जहाँ पर के ऑक्सीजनेशन बेटर हो सके, ठीक है. वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज. अब वेसोकंस्ट्रिक्शन से होता क्या है, vascular resistance is increased up to 5-fold to distribute the blood flow where it is more effective, thus providing an automatic control system for distributing blood flow, ठीक है. यानी ये सारा एक इंटरनल मैकेनिज्म है लंग्स का जो कि ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है कि उन ताकि वो डाइवर्ट कर सके जो कि ब्लड आ रहा है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए उन एरियाज ऑफ द लंग्स में जहाँ पे ऑक्सीजन एंड द एयरेशन ज़्यादा है, एल्वेलाई वेल वेंटिलेटेड हैं. तो उन एरियाज में जहाँ पे कम ऑक्सीजनेशन होती है कम वेंटिलेशन होती है वहाँ पर से जो हाइपोक्सिक जो इसके एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हाइपोक्सिया क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. तो उन एपिथेलियल सेल्स से एक वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस रिलीज होता है उन एरिया में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनमें वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है और ब्लड डाइवर्ट हो जाता है टू द अदर एरियाज, ठीक है. और हाइपोक्सिक उन कंडीशन में होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है 70% हो जाए या उसका प्रेशर जो है 73 मिलीमीटर ऑफ मर्करी उससे भी कम हो जाए. So this is how the blood flow is regulated automatically in the lungs. दूसरा क्या है चीज़ जो अफेक्ट करती है ब्लड फ्लो को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट इफेक्ट ऑन रीजनल पल्मोनरी ब्लड फ्लो. अब हाइड्रोस्टैटिक के कितना ब्लड वॉल्यूम है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग्स, ठीक है. उनका ये अगर जहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से फिर वो टुवर्ड्स लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है. In the normal upright adults, lowest point in the lungs is 30 centimeter below highest point. यानी कि अगर बंदा सीधा खड़ा है तो लंग्स का जो हाईएस्ट पॉइंट और लंग का लोएस्ट पॉइंट है उनके दरमियान में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. और जो प्रेशर डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम द अपर एंड द लोअर का लिमिट का वो 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर डिफरेंस आ जाता है. ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है ना फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर जाता है. अब उसके दरमियान में अब अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट के दरमियान में एक मिड लेवल भी है. जो मिड लेवल ऑफ द लंग्स है वो कार्डिक लेवल पर आ जाता है, हार्ट के लेवल पे उसका प्रेशर होता है, ठीक है. यानी जितना प्रेशर विद इन द कार्डिक वेसल्स है उतना ही प्रेशर उस दरमियान के एरिया में है. अब क्या होता है कि इन द नॉर्मल जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर इन द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द लंग, अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द लंग में क्या होता है कि 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लेस होता है वहाँ पे प्रेशर एज कम्पेयर टू द प्रेशर एट द हार्ट लेवल. जो पोर्शन ऑफ द लंग हार्ट के लेवल पर है वहाँ पर जितना प्रेशर है उससे 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम होता है इन द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द लंग्स और 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ज़्यादा होता है इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लंग, ठीक है. सो ये एक डिफरेंस आ जाता है ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द अपर इन द लोअर पोर्शंस. कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज
increases if the alveolar pressure is increased or vice versa। ठीक है, अगर एल्वेलाई जो है उनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो कैपिलरीज जो उसके बीच में से गुजर रही है तो ज़ाहिर बीच में कंप्रेस हो जाती है। अगर एल्वेलाई जो है वो ज़्यादा एयर चली गई है और वो फूल गए हैं, बड़े हो गए, तो जो बीच में से जो कैपिलरीज पास हो रही है वो कंप्रेस हो जाती है और उनमें प्रेशर कम हो जाता है। और अगर एल्वेलाई में प्रेशर कम हो जाए तो कैपिलरीज जो है उनमें प्रेशर जो उनको वो डायलेट हो जाती हैं और उनमें वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, और प्रेशर उसका नॉर्मल पे आ जाता है। नाउ ये आप देखिए, ये एक ग्राफ है विच इज शोइंग द ब्लड फ्लो एट डिफरेंट लेवल्स इन द लंग्स के डिफरेंट लेवल पे कितना ब्लड प्रेशर लेवल कितना है ऑफ एन अपराइट पर्सन। रेस्ट पे जो कि आपको नीचे रेड कलर में नज़र आ रहा है, उस क्वेश्चन के डिफरेंट लेवल्स ऑफ द लंग्स पे जो पर्सन का प्रेशर है विद इन द लंग्स वो क्या है। अब आप कॉर्नर पे देखिए, टॉप, मिडल लेवल ऑफ द लंग एंड द बॉटम, और ऊपर जो है वाई एक्सिस पे ब्लड फ्लो है कि कितना है पर यूनिट ऑफ द टिश्यूज के कितना मिल रहा है। अब अगर आप रेस्ट पे देखें, दोनों ही कंडीशन में जो जो टॉप ऑफ द लेवल है उस पर कम से कम प्रेशर है ब्लड फ्लो का, और जो मिडल है वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है और गोइंग टूवर्ड्स द बॉटम वो मैक्सिमम की तरफ चला गया। ठीक है, सो लोअर पोर्शन ऑफ द लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अपर पोर्शन ऑफ द लंग्स। इसी तरह एक्सरसाइज के दौरान भी तो बेसिक जो है लेवल ऑफ द ब्लड फ्लो जो है वो इन द टॉप मोस्ट एरिया कम ही होता है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ ही वो चूँकि बढ़ता जाता है प्रेशर, तो ब्लड फ्लो भी जो है उसके हिसाब से बढ़ता चला जाता है, बट स्टिल इट इज़ मैक्सिमम इन द बॉटम एरिया ऑफ द लंग। ठीक है, अच्छा, अब ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम, इसको आप ज़रा गौर से देखें। इसमें तीन चीज़ें दिखाई, एक तरफ देखिए आर्टरी है ब्लू में, क्यों है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, इसलिए वो ब्लू से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। दूसरी साइड पे पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, और इसलिए उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं क्योंकि एज इट इज़ एंटरिंग द हार्ट। अब इसके दरमियान में जो एक सर्कल नज़र आ रहा है PALV, ये प्रेशर है, एल्वुलर प्रेशर, और ये पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है। ठीक है, अब थियरी बिहाइंड इट क्या है, ये डिफरेंट जोन्स ऑफ द लंग्स हैं। ठीक है, डिफरेंट जोन्स ऑफ द लंग्स में जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिफरेंट होती है। अब अगर मैं इसको आपको डायग्राम में दिखा दूँ तो जोन 1 जो है उसमें जो एल्वुलर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो कैपिलरी प्रेशर है इन बिटवीन आर्टरी एंड द वेन, जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर प्रेशर कम हो गया क्योंकि एल्वुलर प्रेशर इन दिस एरिया इज़ वेरी ह्यूज, तो वो कंप्रेस हो गई है कैपिलरीज बीच में। जोन 2 में देखिए, इधर से आर्टरी आ रही है और दूसरी साइड पे वेन, लेकिन बीच में उन्होंने दिया है कि पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है ना वो वेरिएबल है। अगर पल्मोनरी एल्वुलर प्रेशर जो है ना वो उतना ही रहता है, लेकिन सिस्टोलिक जब होता है, ये चूँकि ये हार्ट के लेवल पर होता है, तो ड्यूरिंग सिस्टली जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो पल्मोनरी कैपिलरीज जो थी ना उनमें प्रेशर बढ़ जाता है और वो खुल जाती हैं और ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द वेन। सो ये इंटरमिटेंट होता है कि सिस्टली में वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, डायस्टली में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जोन 3 में नीचे देखिए, ये इसमें कंटिन्यूस रहता है क्योंकि इसमें पल्मोनरी एल्वुलर प्रेशर जो है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरीज में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है एल्वुलर प्रेशर से, इसलिए वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं और उनमें ब्लड फ्लो जो है वो स्मूथ रहता है और ये थ्रू आउट ओपन रहता है। ठीक है, दिस इज द मैकेनिक्स ऑफ द ब्लड फ्लो इन द 3 ब्लड फ्लो zones of the lungs. जोन 1 है नो फ्लो, एल्वुलर एयर प्रेशर जो है दैट इज ग्रेटर देन द आर्टीरियल प्रेशर। जोन 2 है इंटरमिटेंट फ्लो, उसमें सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर राइजेस अबव द पल्मोनरी एल्वुलर प्रेशर, तो वो खुल जाती है, बट ड्यूरिंग डायस्टिंग होता है कि आर्टीरियल प्रेशर फॉल्स बिलो एल्वुलर एयर प्रेशर, तो वो फिर कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। जोन 3 जो है उसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है, आर्टीरियल प्रेशर इन द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो होता है ना दे रिमेन मोर देन द ग्रेटर देन द एल्वुलर प्रेशर इन एट ऑल टाइम्स। यही बात यहाँ पर बताइए कि अंडर डिफरेंट नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल लंग कंडीशंस देयर आर 3 पॉसिबल जोन्स ऑफ द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। 3 डिफरेंट जोन बन सकते हैं पल्मोनरी ब्लड फ्लो को अगर हम कैटेगराइज करेंगे। जोन 1
कि अगर कोई ब्लड फ्लो नहीं है ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल, एल्वुलर कैपिलरी प्रेशर कभी भी दैट डजंट राइज अबव द एल्वुलर प्रेशर, एल्वुलर में प्रेशर ज़्यादा ही रहता है, पल्मोनरी जो कैपिलरीज होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, डायलेट नहीं होती, इसलिए वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव नहीं होता। जोन 2 है जहाँ पे इंटरमिटेंट फ्लो है, जो कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है। ज़्यादा कब होता है जब पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होता है सिस्टोलिक फेजेस के दौरान, और डायस्टोलिक के दौरान चूँकि प्रेशर कम होता है तो कैपिलरीज जो होते हैं ना उनका प्रेशर एल्वुलर प्रेशर से कम हो जाता है और वो उनका डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, जोन 3 होता है उसमें कंटिन्यूस ब्लड फ्लो रहता है, क्योंकि द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है वो इज ग्रेटर देन द एल्वुलर प्रेशर। ठीक है, थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल। मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉर्मल लंग होता है उसमें दो ही जोन होते हैं, जोन 2 एंड 3, एक वो जो कि इंटरमिटेंट फ्लो है और एक वो जिसमें कि कंटिन्यूस फ्लो है। ठीक है, अब आ जाती है जोन 1। जोन 1 ऑफ द ब्लड फ्लो सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशंस में होता है, वो बनता है लंग में सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशंस में। इसमें क्या होता है, या तो पल्मोनरी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो बहुत कम होता है कि वो ओवरराइड नहीं कर सकता एल्वुलर प्रेशर को, या एल्वुलर प्रेशर दोनों से ज़्यादा है जिस जो कि कंप्रेस कर देता है कैपिलरीज को, सो वहाँ पे ब्लड फ्लो होता नहीं। अब इसका आगे है वो कंडीशन सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस में होती है जो जोन 1 है, नो फ्लो जोन ऑफ द हार्ट लंग्स। और नॉर्मल लंग्स में होता है दो जोन्स होते हैं, जोन 2 और जोन 3, एक इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो वाला और एक कंटिन्यूस ब्लड फ्लो वाला। ठीक है, अब एक्सरसाइज में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स। ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इन ऑल पार्ट्स। ऑब्वियसली जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो सारे मसल्स जो हैं दे गेट इनटू एक्शन, सबको जो है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए एंड इंक्रीज अमाउंट ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इज रिक्वायर्ड टू फॉर द मसल्स टू कंट्रैक्ट। ठीक है, अपर पोर्शन में ये इंक्रीज कर सकता है अप टू जो ब्लड फ्लो है 700 टू 800% तक इंक्रीज कर जाता है, और लोअर पोर्शन में 200 टू 300 परसेंट तक इंक्रीज करता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है। ठीक है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग heavy exercise is accommodated by the pulmonary circulation without large increase in the pulmonary artery pressure. Sorry, होता क्या है, एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप देखिए कि 700% में इंक्रीज कर जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो पल्मोनरी टिश्यू है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता। उसकी क्या रीज़न होती है, रीज़न ये होती है कि पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती हैं ना, जो ऑलरेडी प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रही हैं वो ओपन अप हो जाती हैं, डिस्टेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, दूसरे नई कैपिलरीज भी ओपन अप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो अकोमोडेट कर रही थी। तीसरे आर्टीरियल प्रेशर, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर पहले से थोड़ा हायर लेवल पे सेट हो जाता है, जो कि सारे इस इंक्रीज कार्डिक आउटपुट को ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो अकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, सो एक्सरसाइज में सारा ही ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है और अपर पोर्शन में 700 टू 800% इंक्रीज कर जाता है। जो लोअर पोर्शन है उसमें वो ज़्यादा नहीं, 200 टू 300% से ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जितना भी होता है वो अकोमोडेट करता है कार्डिक आउटपुट को। तो लेकिन विदाउट डैमेजिंग द लंग्स। डैमेज क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि जो कैपिलरीज पहले से पड़ी हुई है वो खुल जाती हैं, ओपन अप डायलेट हो जाती हैं। नई कैपिलरीज जो हैं जो कि पहले बंद थी बिल्कुल, वो भी ओपन हो जाती हैं। और दूसरे पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर जो है वो एक थोड़ा सा हाई लेवल पे सेट हो जाता है, जो कि अकोमोडेट कर लेता है ब्लड को, तो टिश्यू डैमेज नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन ये देखिए एक्सरसाइज में इफेक्ट ऑन द मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, कि वो ज़्यादा हायर लेवल पे सेट हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज बाय इंक्रीजिंग द कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब आप देखिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर कार्डिक आउटपुट है 0, 4 लीटर, 8, 12, 16, 20 एंड 24 लीटर। ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर है वो किस तरह वेरी करता है विद द इंक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आप देखिए नॉर्मल पे जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर है, अगर हम वाई एक्सिस पे उसको ये ब्लैक स्पॉट को कंसाइड करें तो ये 15 पे आता है। ठीक है, तो 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है नॉर्मली, और जबकि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट 4-5 लीटर्स पर मिनट होती है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है क्या है कि कार्डिक आउटपुट बढ़ती चली जाती है। जब कार्डिक आउटपुट बढ़ती चली जाती है और अगर कार्डिक आउटपुट 24 लीटर्स पर मिनट तक हो जाए तो आप इधर वाई एक्सिस पे देखिए वो कंसाइड करता है कि जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर है वो 15 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक पहुंच जाता है टू एडजस्ट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्डिक आउटपुट। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे लंग्स को बचा रहे होते हैं फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स।
क्या है, फंक्शंस ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन इफ द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइजेस ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर। अब क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, अगर चूंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सारी आ रही है सर्कुलेशन, तो अगर वहाँ पे आगे हार्ट फेलियर है और आगे ब्लॉक है, यानी कि आगे हार्ट फंक्शन ही नहीं कर रहा, आगे पंप ही नहीं कर रहा, इन हेल्थ अब होता क्या हेल्दी पर्सन में क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर नेवर राइजेस अबव 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वेन्यूज इन द कैपिलरीज। ठीक है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर नॉर्मली 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि द ब्लड डैम्स अप इन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया, सारा ब्लड जमा हो जाता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में तो उसके बैक प्रेशर से लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइजेस फ्रॉम लेफ्ट एट्रियल प्रेशर अपना कितना हो जाता है 1 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बढ़ के 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक चला जाता है। So up to a rise of 7 millimeters of mercury does not affect pulmonary circulatory function। कि अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में उसका लेवल जो है +6 से +7 भी हो जाएगा तो इतना डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता। बट एनी इंक्रीज इन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर अबव 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, वहाँ पर भी अगर उसका प्रेशर 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लेफ्ट एट्रियल से भी आना शुरू होता है तो वो कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज कर देता है टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है लेकिन अगर यही राइज चला जाए 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, तो कैपिलरी प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके डैमेजिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और कैपिलरीज इतना ज़्यादा प्रेशर फिर वो अकोमोडेट नहीं कर सकती हैं और उसकी वॉल्स विद स्टैंड नहीं करती हैं ये एक्स्ट्रा प्रेशर को, तो उनमें ब्रेक्स आना शुरू होती हैं। ब्रेक्स आती हैं तो वहाँ से फ्लूइड एक्सूड आउट होना शुरू हो जाता है इनटू द सराउंडिंग टिश्यू और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। ठीक है, यानी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है अगर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाए या लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाए तो पीछे बैक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर ये प्रेशर 7 मिलीमीटर्स तक हो लेफ्ट एट्रियम में तो वो पीछे इतना इफेक्ट नहीं करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन को, लेकिन अगर यही 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बढ़ जाए तो वो अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। और अगर ये चला जाए बियॉन्ड 30 to 40 या 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो कैपिलरीज जो है वो इतना ज़्यादा लोड नहीं विथस्टैंड करती, नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो उनकी जो वॉल्स हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ से फ्लूइड एक्सूड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, now this was all about today's lecture. Next we'll discuss rest of the chapter, हम लोग डिस्कस करेंगे in the day after tomorrow, the next lecture on Friday. If you have any queries, any questions you want me to discuss again, I'm here for you to discuss it. Please write down your questions in the chat. कोई भी आपको अगर स्लाइड रिवाइज करनी है, रिपीट करनी है, so I repeat it for you so that when you leave the class आप लोगों को आइडिया हो कि what you have done today। ठीक है, so we have discussed it till then। तो आप लोगों के जो एग्जाम हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं, मेरे ख्याल आफ्टर ईद तो आप लोग को नया शेड्यूल मिल जाएगा। सर्कुलेशन का टॉपिक प्रिपेयर करें अच्छी तरह से, और अगर कोई उसमें क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ यू वांट मी टू रिपीट इट, तो आप मुझे फ्राइडे के लेक्चर में आप मुझे चैट में उसको वो क्वेश्चन बता दीजिएगा, सो आई डिस्कस इट विद यू। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है या एम्बिग्यूटी है या प्रॉब्लम आ रही है कोई चीज़ समझने में, so we'll discuss it in the subsequent lecture। ठीक है, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं सारा हमने आज क्या किया है। लंग सर्कुलेशन को हमने किया 2 टाइप की होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ब्रोंकियल आर्टरीज के थ्रू और वो सारे टिश्यूज को सप्लाई कर रहा है। दूसरा वीनस ब्लड आ रहा है जो कि सारे पोर्शन से आ रहा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा है और वो लंग्स में से पास ऑन होके ऑक्सीजनेट होके और लेफ्ट एट्रियम में चला जा रहा है। ठीक है, ये क्या है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी में कौन कौन से क्वेश्चन है पल्मोनरी सर्कुलेशन की, पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से निकल के दो में डिवाइड होती है, राइट लेफ्ट लंग को सप्लाई करती है, डिवाइड एंड रीडिवाइड करके सारे एरियाज में चली जाती है और
थिन वॉल होती हैं, इलास्टिक होती हैं, वो ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती हैं और उनकी कंप्लाइंस ज़्यादा होती है। 7 मिलीलीटर पर मिलीलीटर राइजिंग प्रेशर को वो अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है ना वो आप ज्वाइन करती हैं और पल्मोनरी वेन बनाती हैं और लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर देती हैं। ब्रोंकियल वेसल जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन से आती है, ब्लड लेकर आती है, लंग्स को सप्लाई करती है। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो है 1 to 2% ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द राइट। लिम्फेटिक्स जो हैं वो सारे लंग टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं और उन लंग टिश्यू से वो जाके जो टर्मिनल ब्रोंकियल उनके पास से वो शुरू होती हैं और वहाँ से वो दे पोस्ट वर्ड्स यानी वो जाती हैं फ्रॉम द ब्रोंक्यूलर लेवल वो जाती हैं वहाँ तक हाइलम तक, ताकि वो ड्रेन हो जाए इनटू द राइट थोरेसिक डक्ट और वहाँ से लिम्फेटिक। और फंक्शन इनका क्या होता है कि इन्होंने प्लाज्मा प्रोटीन या जो पर्टिकुलर मैटर वगैरह है दूसरा डैमेजिंग तो उसको रिमूव कर देती हैं फ्रॉम द लंग्स सो दैट पल्मोनरी एडिमा ना होना। फिर आ जाता है प्रेशर। इन पल्मोनरी सिस्टम में डिफरेंट जगह पे प्रेशर कितना होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड लेके जा रही है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स, उसका सिस्टोलिक प्रेशर है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, डायस्टोलिक है 8 मिलीमीटर। जो हमारे पास आ गया जाता है राइट वेंट्रिकल का प्रेशर, वो मैक्सिमम होता है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और डायस्टोलिक जो है 0 to 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर 15 होता है और कैपिलरी प्रेशर जो है वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है पल्मोनरी सिस्टम में। तो कैपिलरीज में जब भी 7 मिलीमीटर से ज़्यादा होना शुरू होगा तो फिर कैपिलरीज जो है उनका फंक्शन हैम्पर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये है ग्राफ जिसमें ऊपर रोटी प्रेशर नजर आ रहा है और नीचे आपको और कर्व्स नजर आ रहे हैं राइट वेंट्रिकुलर और पल्मोनरी आर्टरी कर्व्स, जिसमें उनके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर डिपेक्ट किए हैं। अब अगर लेफ्ट होता है तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, दैट इज लाइंग ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट। तो राइट वेंट्रिकल से हम कैथेटर पास करते हैं जो कि राइट वेंट्रिकल में जाती, राइट एट्रियम से पास करते हैं, राइट वेंट्रिकल में जाती है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाती है। वहाँ से जो टर्मिनल पल्मोनरी आर्टरी, जो स्मॉलेस्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है रीजन, वहाँ पे जाके वो स्टक कर जाती है वेज की शक्ल में। वहाँ से जो है प्रेशर हम नीचे कर देते हैं और चूँकि वेज शेप होती है इसको हम वेज प्रेशर कहते हैं। वेज प्रेशर जो होता है ना ऑलमोस्ट 2 to 3 मिलीमीटर से काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। तो वेज प्रेशर का अपना लेवल अबाउट 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ठीक, और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि चूँकि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर हमें डिटर्मिन करना होता है फॉर द ट्रीटमेंट, तो हमें पता हो कि हमने क्या देना है पेशेंट को, तो उसमें ये कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वेज प्रेशर की डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये जो है ये डिफरेंट एरियाज में जो प्रेशर है विद इन द वेसल्स क्या है। पल्मोनरी आर्टरी में चूँकि वेरिएबल प्रेशर होता है, सिस्टोलिक पे 25 होता है, मीन आर्टरियल प्रेशर इसका 15 है, डायस्टोलिक पे 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। पल्मोनरी के जिसका कांस्टेंट होता है वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फिर आता है ब्लड वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, कि ये लंग्स जो हैं उसके अंदर 450 ml तक ब्लड जाता है जो कि राइट वेंट्रिकल से जाता है, दैट इज़ 9% ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इसमें से 70 मिलीलीटर जो है ना वो कैपिलरीज में चला जाता है, रेस्ट इज सप्लाइंग द रेस्ट इज एंटरिंग द अदर ब्लड वेसल चैनल्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब इसमें जो होता है चूँकि इसकी जो वेसल्स हैं एक्सपैंड कर सकती है, कंस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, सो it can accommodate the twice the amount of cardiac output। और अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए तो हाफ ऑफ द कार्डिक आउटपुट पे भी ब्लड को अकोमोडेट करती है। अब जो कंडीशन होती हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाए, माइट्रल स्टीनोसिस हो जाए या माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाए, उसमें क्या होता है चूँकि बैक प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये जो अकोमोडेशन है इसके 9% से बढ़ के 100% तक भी अकोमोडेट करता है, लेकिन उस पर जाके 100% तक जाते उसके डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं और पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि कैपिलरी वॉल जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाता है। फिर ब्लड फ्लो जो है इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द लंग्स जो है ना वो डिफरेंट होता है और इसमें प्रेफरेबली उन एरियाज ऑफ द लंग्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे एल्वियुलर ऑक्सीजनेशन ज़्यादा हुई हुई है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, वेल एरेटेड है, ताकि वो वहाँ पर उसकी एरेशन ऑफ द ब्लड अच्छी हो जाए। तो जिन एरिया में ऑक्सीजन कम होती है उनका वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर 73 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम होता है या 70% ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है वहाँ पे, तो वहाँ के एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना वहाँ से वेसोकंस्ट्रिक्टर
सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि वेसोकंस्ट्रिक्ट कर देता है उन वेसल्स को। सो ब्लड उन वेसल्स की तरफ जाता ही नहीं और सारा ब्लड जो है ना उन वेसल्स की तरफ चला जाता है, उन एल्वेलाई की तरफ चला जाता है जो कि वेल वेंटिलेटेड हैं, वेल एरेटेड हैं, कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, सो दैट के प्रॉपर ऑक्सीनेशन ऑफ द ब्लड हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी ब्लड फ्लो को डिटर्मिन करता है। उसमें क्या है कि अपर मोस्ट लेवल और द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द लंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है। उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर के जो उसके विद द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द लंग है, जो प्रेशर डिफरेंस आ जाता है वो 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आता है बिटवीन द अबव एंड द लोअर लेवल ऑफ द लंग्स। अब उसमें से क्या होता है कि जो अपर लेवल है उसमें जो दरमियान वाले लेवल से जो कि हार्ट का लेवल है वहाँ से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर कम होता है इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग, और निचला जो पोर्शन है वहाँ पर ज़्यादा होता है और उसमें 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ज़्यादा होता है प्रेशर। ठीक है। कैपिलरी प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है अगर एल्वेलर प्रेशर ज़्यादा हो जाए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो है ना ये डिफरेंट एरियाज में बताया कि जो रेस्टिंग स्टेज पे एक्सरसाइज में दोनों में आप देखिए कि जो टॉप पार्ट ऑफ द लंग्स है वहाँ पर सबसे कम ब्लड फ्लो है, और जस्ट जो बॉटम में मीडियम मिडिल लेवल से और टूवर्ड्स बॉटम जाए तो फिर जो ब्लड फ्लो है और कुछ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो ज़्यादा ब्लड फ्लो है इज टूवर्ड्स बॉटम। ये जो है इनमें 3 जोन्स का बताया गया है। पहला जोन है नो ब्लड फ्लो जोन, जोन 2 होता है इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो जोन, और जोन 3 होता है कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। जोन 1 में क्या होता है कि अगर पल्मोनरी एल्वेलर प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाए तो पल्मोनरी कैपिलरीज जो है बीच में कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो उसकी वजह से ज़ाहिर है वहाँ से ब्लड फ्लो होता ही नहीं है। ठीक। ये एबनॉर्मल कंडीशंस में होता है और नॉर्मली जो है ना ये पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता है लंग्स में। जोन 2 होता है इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो होता है, यानी कि कुछ टाइम में उसमें ब्लड फ्लो पल्मोनरी कैपिलरी से ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है और कुछ में पल्मोनरी कैपिलरीज होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। जब सिस्टरी होती है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो लार्जर अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोज इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, तो इसमें कैपिलरीज में भी प्रेशर बढ़ जाता है और वो खुल जाती है, ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है। लेकिन जब रेस्ट वाली फेज आती है तो कैपिलरीज फिर से कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है ना एल्वेलर प्रेशर से उसका प्रेशर कम हो जाता है और वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड फ्लो रुक जाता है। सो इस प्रकार कंटिन्यूस नहीं होता है, इंटरमीडिएट। जोन 3 होता है, इसमें कंटिन्यूस ब्लड फ्लो है, उसमें पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर या पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है फ्रॉम द एल्वेलर प्रेशर, इसलिए वो ओपन अप रहती है और वहाँ से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड रहता है। ठीक है। नॉर्मल लंग्स में जोन 2 और जोन 3 एग्जिस्ट करते हैं और जोन 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक। यही यहाँ पे डिस्कस किया। जोन 1 बता दें। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या होते हैं कि सारा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है। अपर पार्ट ऑफ द लंग में 700 to 800% तक जो है ना उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करती है और लोअर पोर्शन में 200 to 300% तक करती है। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाए वो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है नॉर्मल लंग्स उसको अकोमोडेट करता है, इसलिए कि जो पहले कैपिलरीज बंद थी वो भी खुल जाती हैं और जो अभी मौजूद हैं वो ज़्यादा डायलेट हो जाती है और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एक हायर लेवल पे सेट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट नहीं होता है। यही इस डायग्राम में दिखाया कि एक्सरसाइज के साथ ही जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर है 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से बढ़ के 30 पे सेट हो जाता है, और ताकि कोई डैमेजिंग इफेक्ट ना हो ऑन द लंग टिश्यूज। फिर क्या है अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर में या लेफ्ट एट्रियल प्रेशर या माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रिगर्जिटेशन कोई भी लेफ्ट साइड कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो तो होता है क्या कि बैक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर है अगर उससे ज़्यादा हो जाए, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर अगर 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाए तो पीछे जो पल्मोनरी के कैपिलरीज हैं उन पे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि बैक पीछे ब्लड जो है वो डैम अप हो जाता है, जमा हो जाता है विद इन द लंग्स, तो वहाँ पे कैपिलरी से प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही प्रेशर लेफ्ट एट्रियम में बढ़ जाए 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक या अबव 30 चले जाए तो फिर कैपिलरी जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, और फ्लूइड एक्सूड आउट होता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा इज लीथल फॉर लाइफ और डेथ भी हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड विद इन 20 to 30 मिनट्स। ठीक है। So this is all about today's lecture. If you have any question, just share it with me. Otherwise, I am at my side कि आपको सब समझ आ गए। ठीक है।
So I think you have understood everything. Good luck to you और इसको पढ़ो, अब ज़रा पढ़ना शुरू कर दो आप लोग, क्योंकि अब आगे टेस्ट ही टेस्ट होने हैं आगे पीछे। और होपफुली जो सिचुएशन बन रही है, हो सकता है कि आप लोगों को किसी इन्हीं टेस्ट की बेसिस पे ही कोई आपके आगे प्रमोशन के रिजल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, वट एवर इज कमिंग टू डिसाइड। और जो आपके हैं मैनेजमेंट को जो डिसाइड करेंगे, सो बी सीरियस। अब ज़रा हो जाए, पढ़ लें, ताकि जो है ना आप इन्हीं इन्हीं टेस्ट की बेसिस को इनको कैजुअली बिल्कुल ना लेना, क्योंकि हो सकता है इन्हीं की एवरेज पे आपकी प्रमोशन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आप लोग इनको सीरियसली लें, पूरा पढ़ के और सही ध्यान से लें। और स्केड्यूल्स आपको मिलते रहते हैं। फिर भी कोई आपको पीछे भी टैक्सेस में कोई प्रॉब्लम हो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप मुझे नेक्स्ट में बता सकते हैं, ये चैट में मुझे क्वेश्चन लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।